हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से जीएस स्टडी विद बीटू सिंह पे स्वागत है तहे दिल से। तो इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग नया वंश तुगलक वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं तुगलक वंश। दोस्तों, तुगलक वंश का टोटल टाइम पीरियड जो है 1320 से 1414 एडी है। सबसे पहले तुगलक वंश के बारे में बात करें तो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, खिलजी डायनेस्टी की बात कर लेते हैं। खिलजी डायनेस्टी किस प्रकार से कोलैप्स हुई। जैसे कि हम सभी ने जानते हैं कि खिलजी डायनेस्टी अलाउद्दीन खिलजी के समय अपने सबसे चरम पे थी, अपने टॉप पे थी, लेकिन उनके पुत्र मुबारक शाह खिलजी ने कुछ ऐसे काम किए जिनके वजह से पूरा का पूरा खिलजी डायनेस्टी धीरे धीरे डिक्लाइन होती गई और उसका पतन हो गया। खिलजी डायनेस्टी के अंतिम जो शासक रहे वो खुसरो शाह रहे। खुसरो शाह को एक व्यक्ति हैं, खुसरो, इस तुगलक वंश के जो फाउंडर हैं वो गयासुद्दीन तुगलक है। उन्होंने ही खुसरो शाह को मार करके एक नया वंश तुगलक वंश की स्थापना कर दी थी। तो आइए देखते हैं अब तुगलक वंश के बारे में, इनके फाउंडर के बारे में, यानी कि फर्स्ट जो है वो है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इनका टाइम पीरियड जो है वो 1320 से लेकर के 1325 एडी तक है। अब देख लेते हैं ये किस प्रकार से ये शासक बने हैं। तो सबसे पहले बात बता दें कि जब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम का जो रीजन था भारत का, वहाँ एक दीपालपुर पड़ता है। उसी दीपालपुर पुलिस चौकी के वरिष्ठ अधिकारी थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के बाद ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ जो कि उस तरीके से उस वंश को आगे बढ़ा सके। उनकी अयोग्यता का फायदा उठाकर इन्होंने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह की हत्या करके एक नया वंश तुगलक वंश की स्थापना कर दी। इनका जो मूल नाम है वो गाजी मलिक है। मूल नाम गाजी मलिक है। लेकिन जब ये राजा बनते हैं, जब ये सुल्तान बनते हैं, तो इन्होंने एक अपना लंबा चौड़ा नाम ले लिया। गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि से इन्होंने शासन करना प्रारंभ किया। यहाँ तक यह गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करना। काफिरों का वध करने वाला। अब काफिर कौन है? काफिरों का वध करने वाला यानी कि गैर मुसलमान को मारने वाला है। गाजी का मूल मतलब ये होता है। ये एक ऐसे पर्सन है जिनका सबसे ज्यादा मुकाबला मंगोलों के साथ हुआ है। मंगोलों से इनका लगभग 29 बार इनका सामना हुआ है, जिसमें इन्होंने 29 बार मंगोलों को यहाँ से खदेड़ा है। भारत में आने का मौका नहीं दिया है। मंगोलों को 29 बार इन्होंने खदेड़ा है। इनके समय का कुछ मुख्य कार्य जो है, ये दिल्ली सल्तनत के पहले ऐसे सुल्तान हुए जिन्होंने नहरों का निर्माण कराया था, जिन्होंने सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कराया था। यह सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये जान लेना कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला कौन सा शासक हुआ, कौन सा सुल्तान हुआ जिन्होंने सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण किया। तो यही वो शासक हैं जो कि पहली बार दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहरों का निर्माण कराने वाले शासक हुए। अब क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है। सबसे पहले पूछ देगा कि पूरे भारत में नहरों का निर्माण सबसे पहले कौन कराया था, तो वो है शासक। प्राचीन इतिहास में चले जाए थोड़ा सा, तो उसमें महापद्म नंद वंश के संस्थापक, उन्होंने नहरों का निर्माण कराया था। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा उसको लैंग्वेज चेंज कर दे और पूछे कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बात की जाएगी पहले सुल्तान की,
तो वो गयासुद्दीन तुगलक है। और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि पूछ दे कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने कराया था, तो वो आपका इससे आंसर डिफर हो जाएगा, वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, जो कि अभी आने वाले हैं आगे, इसी वंश के से रिलेटेड है, आगे आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस से उत्तर भी आपका चेंज होता चला जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन्होंने एक किला बनवाया था जिसका नाम तुगलकाबाद फोर्ट, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद फोर्ट इन्होंने ही बनवाया था। ये 2-3 काम इनके हैं जो महत्वपूर्ण है। और सबसे तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में उनके जो पुत्र थे मुबारक शाह खिलजी, उन्होंने उनकी नीतियों के विरुद्ध कार्य करते हुए जो भी साम्राज्य को बढ़ाने का कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और जितने भी वो अपने साम्राज्य को वैभवशाली बनाए थे, राजस्व वगैरह को वृद्धि किए थे, उनके जो भी भूमि वगैरह थी उस टाइम की राजा की भूमि को खालसा भूमि कहते थे। तो मुबारक शाह खिलजी जो थे उनके द्वारा कलेक्ट की गई जो खालसा भूमि की मतलब माप बहुत ज्यादा मात्रा में वो कलेक्ट किए थे। तो वो क्या हुआ था कि गयासुद्दीन तुगलक जो साहब थे, इन्होंने मुबारक शाह खिलजी के पुत्र अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक शाह द्वारा जो कि लैंड जो था वो उपहार स्वरूप या एज कोई उनका प्रशंसा कर देता था तो उसे उपहार स्वरूप भूमि और पैसे वितरित गिफ्ट के रूप में करते थे। तो ये क्या हुआ, जब ये सुल्तान बने तो उस समय जो दिल्ली सल्तनत का राजस्व था वो मतलब खजाना था वो काफी खाली हो चुका था उनके मूर्खता बड़े कार्यों की वजह से। मुबारक शाह खिलजी के मूर्खता बड़े कार्यों की वजह से दिल्ली सल्तनत का जो खजाना था राजकोष का वो पूरी तरह से क्या हो गया था, खाली हो गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया कि जो भी मुबारक शाह खिलजी ने भूमि को उपहार स्वरूप लोगों में बांटा था, वो ये जब सुल्तान बने तो इन्होंने क्या किया, वापस लेना शुरू कर दिया। इसी क्रम में इन्होंने इनका एक विवाद हो गया था निजामुद्दीन औलिया जो कि एक सूफी संत है निजामुद्दीन औलिया, उनसे विवाद हो गया था। उस विवाद के 2-3 मुख्य बात है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। जब एक बार ऐसा हुआ कि बंगाल में विद्रोह चल रहा था, उस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं गयासुद्दीन तुगलक जाते हैं विद्रोह को दबाने के लिए, और उसी बीच इन्होंने अपने पुत्र जौना खान से कहा था कि आप जाइए आप जाकर के निजामुद्दीन औलिया से जो भूमि दी गई है वो भूमि वापस मांगिए उनसे। तो जौना खान जाते हैं, जाके मांगते हैं। तो उस रिस्पेक्ट में उन्होंने क्या कहा कि इनका थोड़ा सा उनके साथ विवाद हो गया था। तो ये कहे थे कि धमकी भरा पत्र लिख करके इन्होंने भेजवाया था जौना खान से, कहा था कि मैं बंगाल अभियान से लौटने के बाद तुम्हें हाथी के पैरों तले कुचलवा दूंगा। तो उसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने भी पत्र के माध्यम से इनको संदेश पहुंचाया कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है। यानी कि उन्होंने क्या कहा था, एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग मारा था जो कि इतिहास में फेमस है और बार बार इससे क्वेश्चन आता है कि ये मतलब डायलॉग किसने दिया था, ये बात किसने कहा था और किसके लिए कहा था। तो ध्यान दें, निजामुद्दीन औलिया ये सूफी संत हैं। सूफी संत है। मुसलमानों में ये सूफी बोला जाता है, जैसे हिंदुओं में साधु महात्माओं को बाबा वगैरह बोला जाता है, उसी तरह से मुसलमानों में जो कि सिद्ध पुरुष होते हैं उनको सूफी संत के नाम से जाना जाता है। तो निजामुद्दीन औलिया एक बहुत ही अच्छे सूफी संत थे और इन्होंने ही एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट क्या था, दिल्ली दूरस्थ। उन्होंने कहा था कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है, जाइए, अभी आप बंगाल अभियान पे जा रहे हैं, वहां से दिल्ली वापस लौट के आएंगे तब तो हमें पैरों के तले हाथी के पैरों के तले कुचलवाएंगे।
तो इसी क्रम में क्या होता है कि जब ये बंगाल अभियान को विजिट करके जीत करके रिटर्न आते हैं तो इनके ही पुत्र का ये षड्यंत्र माना जाता है। इतिहासकार इनके पुत्र जौना खान के ही षड्यंत्र मान रहे हैं कि जब ये रिटर्न आते हैं दिल्ली से महज 10 किलोमीटर अभी दूरी पे रहते हैं, यानी कि अब दिल्ली में प्रवेश करने वाले होते हैं, तो इनके सम्मान में उन्होंने क्या किया, जौना खान ने एक षड्यंत्र भरा कार्य किया था। इनसे कहा था कि आइए आपका वेलकम किया जाएगा, एक क्योंकि आप एक अच्छे कार्य करके आ रहे हैं, एक अभियान से जीत करके आ रहे हैं, आपका स्वागत किया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का महल बनवाया। वो लकड़ी का महल इस प्रकार से बनवाया गया था कि जब उसको वो जो बनवाया था वो चाहे उसे गिरा सकता है। इसी क्रम में जब वो आए, गले मिलते हैं, उनका स्वागत किया जाता है गयासुद्दीन तुगलक का। और क्या होता है, इनके जो पुत्र हैं जौना खान, वो धीरे से महल से बाहर आते हैं और वो इस तरीके का कुछ सिस्टम लगा होता है जिससे कि जैसे ही ये बाहर आते हैं और उस पूरे के पूरे लकड़ी के महल को गिरा दिया जाता है, जिसके अंदर दब करके इनकी डेथ हो जाती है, गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है। लकड़ी के महल गिरने से हुई। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, लकड़ी के महल गिरने से हुई थी। ये लकड़ी के महल गिरने के पीछे इनके ही पुत्र जौना खां का पूरा षड्यंत्र था। उनके द्वारा इस प्रकार से इस षड्यंत्र को रचा गया था कि जैसे ही ये महल के अंदर प्रवेश करे और जौना खां महल से बाहर निकलेंगे तो इस तरीके से उस महल को बनाया गया था कि उसको जब चाहे आसानी से गिराया जा सकते, और उस ठीक वैसे ही गिरा दिया गया और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु उस महल, लकड़ी के महल में दब करके हो गए। और यह सुफी की वाणी क्या हो गई, सत्य हो गई। इसने कहा था कि हुनूस दिल्ली दूरस्थ आस्ती, यानी कि अभी दिल्ली दूर है, ठीक वही हुआ। ये दिल्ली नहीं पहुंच पाए, दिल्ली से अभी 10 किलोमीटर पहले ही थे, तो इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब दूसरा जो रूलर आते हैं, दूसरा जो शासक होते हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक बनते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पिता को एक षड्यंत्र के थ्रू लकड़ी के महल में गिरा करके उनकी मृत्यु कर दी। तो और दूसरे जो सुल्तान बनते हैं खुद मोहम्मद बिन तुगलक बनते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा कहा जाता है कि अभी तक के दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़े लिखे और सबसे विद्वान और योग्य सुल्तान हुए। लेकिन कुछ इनके बारे में विवादास्पद ये स्टेटमेंट भी देखने को मिलता है थोड़ा सा, कि एक तरफ इनको माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत के सबसे योग्य और पढ़े लिखे सुल्तान है, लेकिन दूसरे तरफ इतिहासकारों ये बताते हैं, कुछ इतिहासकार, कि ये जो थे दिल्ली सल्तनत के पागल और संकी बादशाह के नाम से जाने जाते थे। यानी कि कुछ इनके ऐसे कार्य इनके द्वारा किया गया जिसके वजह से इनको क्या कहा गया, संकी और पागल का संज्ञा दी गई। तो आइए देखते हैं कि इनके बारे में क्यों ये स्टेटमेंट दिया जाता है, क्यों इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि ये पढ़े लिखे और योग्य होने के बावजूद भी ये इनको क्या संज्ञा मिलती है, मूर्ख और संकी सुल्तान की संज्ञा मिलती है। तो इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनकी वजह से इनको ये टाइटल और ये संज्ञा दी गई है। सबसे पहले बात कि ये जो थे दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली सल्तनत सबसे पढ़े लिखे सुल्तान हुए। दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के। ये कई भाषाओं को जानते थे, जैसे अरबी, फारसी, भूगोल और दर्शन शास्त्र के भी ये ज्ञाता माने जाते हैं। लेकिन इन्हें एक क्या कहा जाता है, मूर्ख सुल्तान। इन्हें मूर्ख, पागल, शनकी सुल्तान भी कहा जाता है। आपको दो चीजें इनसे बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगी। एक तो ये इतने ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद इन्हें क्या कहा जाता है, पागल और संकी सुल्तान कहा जाता है। दूसरी चीज
कि इसी क्रम में जब हम मुगल वंश पढ़ेंगे तो मुगल वंश में अकबर जो है एकदम से क्या है, अंगूठा छाप है, लेकिन अंगूठा छाप होने के बावजूद उनके आगे क्या लगता है, ग्रेट लगता है, ग्रेट अकबर, अकबर द ग्रेट। ठीक है, तो दो बातें आपको समझने की बात है, दो चीजें समझने की बात है। ये इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद इन्होंने कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं, कुछ ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से इन्हें मूर्ख कहा जाता है। और वहीं एक तरफ दूसरे एंड पे हम देखें तो अकबर है, अकबर ने बिना पढ़े लिखे हुए यानी कि निरक्षर होते हुए भी कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनकी वजह से उन्हें महान और महान के रूप में जाना जाता है। तो कुल मिला के बात कहने वाली ये है कि पढ़ने लिखने से बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, कुछ तरीके से आपको क्या होता है, दिमाग ऐसे यूज करने होते हैं, कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं कि जो कि जिसके वजह से आपको जाना जा सके। ठीक, तो इन्हें पागल, यहाँ तक कि कुछ इतिहासकार इन्हें रक्त पिपासु यानी कि खून के प्यासा के नाम से भी संबोधित करते हैं। रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 5 महत्वपूर्ण ऐसे काम किए जिनके वजह से इनको जाना जाता है, इनको याद किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। पहला चीज, इन्हें क्यों मूर्ख सुल्तान कहा जाता है ये देख लेते हैं। पहला इन्होंने क्या किया कि दिल्ली से जो है पूरा दिल्ली समय का राजधानी दिल्ली से पहला इनका जो मूर्खता भरा काम है ये माना जाता है कि राजधानी इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद कर दिया था। दौलताबाद को एक और नाम से जाना जाता है, देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नॉर्थ में है, साउथ में है। और दिल्ली कहाँ है, नॉर्थ में, दिल्ली नॉर्थ में है। तो ये भी आप देख सकते हो कि अगर इंसान एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होता है तो उसे कितनी मुश्किलों के सामना करना पड़ता है। तो इन्होंने तो अपने पूरी की पूरी राजधानी शिफ्ट कर दी कहाँ, दिल्ली से दौलताबाद। कहाँ, दिल्ली नॉर्थ में है और दौलताबाद साउथ में है। इसके पीछे इनका ये ओपिनियन था, ये मतलब था। ठीक, तो इस तरीके से राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी इन्होंने स्थानांतरित की थी। इसमें क्या हुआ था कि ये पूरे खुद के साथ साथ पूरे जनता दरबार को, पूरे दरबार सहित जनता को भी इन्होंने कहाँ शिफ्ट करवा दिया था, दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट करवा दिया था। इसमें हम सबको पता है कि कितना ज्यादा खर्च लगता है, कितने ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जनता इनके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम दिल्ली में ही सही है, हम दौलताबाद नहीं जाने वाले हैं। अगर जनता ने ऐसा माना किया, उसके बावजूद इन्होंने क्या किया, अपना बल प्रयोग करते हुए उन्हें कुछ प्रलोभन के माध्यम से, कुछ बल प्रयोग के माध्यम से जबरदस्ती जनता सहित अपने पूरे दरबार को कहाँ शिफ्ट कर दिया, दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। इस पूरे कार्यक्रम में इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ठीक, और वहां जाने के बाद 1-2 साल वहां बैठ के शासन किए, उसके बाद इन्हें दिमाग में आया कि नहीं, हमें कहाँ चले जाना चाहिए, फिर से दिल्ली चले जाए। तो फिर क्या हुआ, 1-2 साल के बाद फिर इन्होंने राजधानी अपना कहाँ ला दी, वहीं दिल्ली पे लग दी। तो इससे कोई फायदा इनको नहीं हुआ। और दूसरी चीज, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, इनका राजकोष, बहुत ज्यादा राजकोष का नुकसान हुआ। बहुत नुकसान हुआ, राजकोष का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। दूसरा इनकी मूर्खता बड़ी काम ये है कि इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई। दूसरा मूर्खता बड़ा काम जो है, दुआब में कर वृद्धि, और कर भी कितनी वृद्धि की, 50%, 50% बढ़ा दी। दुआब में कर वृद्धि कर दी। जैसा कि यहाँ से इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो इस नुकसान की भरपाई के लिए इन्होंने एक दिमाग लगाया, एक चीज इन्होंने सोचा
कि क्यों ना दुआब वाले जो रीजन है वहां पे कर में इजाफा कर दे। दुआब का मतलब होता है दो पानी के द्वारा सिंचित भूभाग को दुआब बोला जाता है। यानी कि गंगा और यमुना के पानी के द्वारा जो भी सिंचित एरिया था उस पूरे एरिया में उपज जो थी बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि भूमि क्या थी, फर्टिलाइज थी, यानी कि वहाँ पे पैदावार ज्यादा होता। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि यहाँ पैदावार ज्यादा हो रहा है, यहाँ कर वृद्धि कर दी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और हमारा राजकोष भी सही सलामत हो जाएगा और जो भी जनता है, जो कृषक है, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो भूमि है बहुत ज्यादा उपजाऊ है। इन्होंने 50% की वृद्धि की, लेकिन 50% वृद्धि तो कर दी। जिस साल इन्होंने 50% की वृद्धि की कर लगाई उसी साल क्या हुआ, अकाल पड़ जाता है, उसी साल अकाल पड़ जाता है, यानी कि सूखा हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। ये 50% की इजाफा किए थे और वहां से 25% भी कर नहीं मिला। उल्टे किसान क्या हुए, किसान बहुत ज्यादा परेशान हो गए और इनके अधिकारी वहां पहुंच के जबरदस्ती कर वसूलने लगे। ये तो कुछ किसानों का विरोध रहा, उन्होंने इस बात को सुल्तान तक पहुंचा। जैसे ही सुल्तान तक ये बात पहुंची, उन्होंने क्या किया, ये 50% की जो वृद्धि थी कर को इसे समाप्त कर दिया। और दूसरा इन्होंने क्या किया, किसानों की सहायता के लिए, किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी क्योंकि सूखा उनके पास खाने तक का नहीं था, तो किसानों की हेल्प के लिए उन्होंने एक ऋण, अग्रिम ऋण देना प्रारंभ किया। सब उस ऋण को कृषि ऋण बोलते हैं, उस ऋण को क्या बोलते हैं, तकावी बोलते हैं, तकावी, यानी कि ये अग्रिम कृषि ऋण है। अग्रिम कृषि ऋण है, यानी कि ये दिल्ली सल्तनत के पहले ऐसे सुल्तान हुए जो किसानों को क्या करना प्रारंभ किए, लोन देना प्रारंभ किए। तो इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि तकाब क्या है। ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि तकाब क्या है, तो तकाब क्या है, कृषि लोन है। इसे किसने प्रारंभ किया था, इसे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया था। किसके लिए, तो किसानों के सहायता के लिए। तो यहाँ से भी इनको कोई फायदा नहीं हुआ, इनको उल्टा क्या हुआ, नुकसान भुगतना पड़ा। इन्होंने 50% की वृद्धि की थी और यहाँ वहां से 25% का भी कर प्राप्त नहीं हुआ। उसके एवज में क्या करना पड़ा, इनको किसानों को ही ऋण देना पड़ा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, ये जब पूरी तरह से इनकी राज को सब धीरे धीरे खाली हो रही है, धीरे धीरे अपने एंड के तरफ बढ़ रही है, इन्होंने क्या किया, एक और ऐसा काम कर दिया जो कि क्या हो, योजना असफल हो गई और इसके वजह से इन्हें मूर्ख सुल्तान के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा चला, यानी कि उस टाइम जो मुद्रा थी चांदी की थी, चांदी के टांका चल रहा था उस समय सांकेतिक मुद्रा। जैसे कि इनका राजकोष में सोने और चांदी की धीरे धीरे कमी होने लगी, इन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों न सोने और चांदी की जो सिक्के हैं उसके बदले कोई दूसरा सांकेतिक मुद्रा, उसी के जैसे कोई दूसरा मुद्रा चलाया जाए, जिससे कि क्या हो, हीरे और सोने और चांदी की जो कमी है उसे थोड़ा सा रोका जा सके। तो इसके बदले उन्होंने तांबे का मुद्रा प्रचलित किया, तांबे का मुद्रा। तांबा चूंकि सस्ता होता है चांदी के बदले, ठीक, तो तांबे का मुद्रा प्रचलन किया। तो तांबे का जैसे ही मुद्रा इन्होंने प्रचलन में लाया, तो वहां के जो जनता थी, जनता के पास जितने तांबे के सामान थे सबको गला के जनता ने खुद से क्या किया, मुद्रा बनाने लगे, खुद से पैसा बनाने लगे। और जिनके पास कुछ भी नहीं था उनके पास बहुत सारा पैसा हो गया और पूरा का पूरा मार्केट में क्या हुआ, करप्शन फैल गया। फिर इनको अंत में क्या करना पड़ा, यही फिर से पहले वाला मुद्रा ही प्रचलन में लाना पड़ा, यानी कि फिर से चांदी का मुद्रा ही प्रचलन में लाना पड़ा। तो एक बार ये भी क्या हुआ, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया और ये भी फेल हो गया। अभी तक इन्होंने जितने भी योजनाएं लाए और सारी योजनाएं क्या हो गई, असफल हो गई। अब तीसरी चौथी महत्वपूर्ण योजना इन्होंने लाई, इसके बारे में देख लेते हैं। चौथा योजना ये क्या बनाते हैं, चौथा योजना ये बनाते हैं कि ये खुरासान पे अटैक करते हैं। खुरासान पे अटैक करके वहां से इनकी ये प्लानिंग थी कि खुरासान पे अटैक करके मुद्रा कलेक्ट किया जाए, अपने राजकोष को क्या किया जाए, थोड़ा सा समृद्ध किया जाए, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। तो खुरासान पड़ता कहाँ है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो खुरासान ईरान में है, ईरान में एक जगह है खुरासान, और काफी समृद्ध एरिया बोला जाता है, उस टाइम का सबसे समृद्ध एरिया रहा था खुरासान।
तो इनके मन में ऐसे बैठे बैठे एक प्लान आया कि अब तो इंडिया में बहुत सारे प्लान वो लॉन्च कर दिए थे, वो सारा का सारा प्लान क्या हुआ था, असफल हो गया था। तो एक बार उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इंडिया से बाहर कहीं ऐसे जगह पे अटैक करें जहाँ से बहुत सारा धन कलेक्ट किया जा सके। तो इसी क्रम में उनके दिमाग में ये आइडिया कि खुरासान एक अच्छा जगह है, खुरासान पे अगर अटैक किया जाए तो वहां से काफी मात्रा में धन और संपत्ति लाया जा सकता है। तो उन्होंने योजना बनाई कि खुरासान पे अटैक करेंगे। तो खुरासान पे अटैक करने के लिए उन्होंने क्या किया कि वहां के लोकल जो रीजन के राजा थे, सुल्तान थे, उनसे क्या किया, संपर्क बनाया। संपर्क बना के उनसे हेल्प लेने की बात कही। ये पूरा का पूरा योजना उनको समझाया कि हम ये खुरासान पे आक्रमण करना चाहते हैं, अगर आपका सहमति हो, आपका सहयोग हो, तो जो भी वहां से कलेक्शन होगा उसमें आपको भी शेयर दिया जाएगा। तो ये दोनों क्या हुए, दोनों आसपास के जो भी राजा थे दोनों, ये मान लीजिए कि ये आपका खुरासान है और खुरासान के अगल बगल के दोनों राजा इनके लिए तैयार हो गए युद्ध करने के लिए, यानी कि अटैक में हेल्प करने के लिए। तो ये इनके बल पे ये पूरा का पूरा क्या था, पूरा इनके बल पे ही आश्रित था। और इन्होंने क्या किया कि इनको सपोर्ट मिल गया दोनों राजाओं से कि हाँ वहाँ के दो राजा हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे। इसी क्रम में इन्होंने नया वैकेंसी लाई आक्रमण के लिए, सेना की तैयारी कर दी, सेना की संख्या बढ़ाने में लग गए। इन्होंने लगभग 1,25,000 के आसपास नई भर्ती सेना में जवानों को की। 1,25,000 1,25,000 के आसपास नए भर्ती इन्होंने लाई। और ये क्या हुआ, जब इनको जब समय आया, पूरा का पूरा ये जो सैनिक थे ट्रेनिंग पास आउट हो गए, जब ये ऐसा समय आ गया कि अब क्या करना है, अब हमें खुरासान पे आक्रमण करना है, तभी इनको ये संदेश मिलता है कि ये जो दो राजा हैं, जो वहाँ के लोकल रीजन के राजा हैं, ये क्या किए गए, ये खुद ही इनको जनता इनके पद से क्या कर दी, हटा दी है। अब इनका पूरा का पूरा प्लान फेल हो गया। एक तरफ ये इनका 1,25,000 के आसपास जो सैनिक वो भर्ती लिए हैं उनको सैलरी देना है, सब कुछ करना है, और दूसरी चीज जिसके लिए ये पूरा का पूरा प्लानिंग बना रहे थे वही पूरा चीज क्या हो गया, असफल हो गया। तो ये ऐसा प्लान था कि जो अभी लॉन्च होने से पहले ही असफल हो गया, और ये सारे सैनिक को क्या करना पड़ा, इन्हें निकालना पड़ा, जिससे सैनिकों के अंदर असंतोष व्यक्त हुआ। और अभी तक इनको पास आउट कराने में, ट्रेनिंग दिलाने में, वर्दी वगैरह हर चीज, हथियार से लेकर हर चीज मुहैया कराने में काफी सारा इसमें भी नुकसान हो गया था। और प्लान क्या हो गया, फेल हो गया, आक्रमण हो ही नहीं पाया। ये भी प्लान फेल हो गया। इन सब कार्यों, इनके कृत्यों की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, पागल सुल्तान कहा जाता है, मूर्ख सुल्तान कहा जाता है। ठीक, कुछ इनके द्वारा महत्वपूर्ण काम किए गए हैं, ये भी देख ले। सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में आपको मिलेगा, तब समय बहुत ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में मिलेगा आपको।